कहीं रखा जाए तो आप भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे। तो वी ऑल नीड एनवायरनमेंट। बट ये जो एनवायरनमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, बट बहुत वाइटल एनवायरनमेंट है। इवन ह्यूमन बीइंग अपना एनवायरनमेंट को खुद ही खराब कर रहा है। हाँ सर, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम लोग अपने जीने के लिए जो एनवायरनमेंट है उसको खराब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे दिल्ली को देखो, अभी फिर से विंटर सीजन आएगा, दिल्ली का हालत सबको पता है। हाँ सर, अरे जानते हो कि नहीं जानते? इवन नॉट, यस यस सर। पोल्यूशन। इवन कोलकाता का भी सिचुएशंस बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। बस दिल्ली से एक बेहतर सिचुएशंस इसलिए कोलकाता में हो जाता है बिकॉज कोलकाता में थोड़ा वाटर बॉडीज और गंगा मैया में पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दिल्ली का यमुना के जो है ना, उसका पानी का जो मतलब वाटर जो लेवल है वो उतना नहीं है, तो इसलिए वाटर बॉडीज कम होने के कारण से दिल्ली बहुत सूखा एरिया है। तो वो प्रॉब्लम है। सर आप नेचर नेचर का पढ़ाई करा रहे हो? अरे नहीं, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ सर, एनवायरनमेंट को सही रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एनवायरनमेंट को सही नहीं रखते तब तक कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज को प्रॉपर लेवल में कर नहीं सकते। तो वैसा ही है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज मैं आप लोगों से बिजनेस एनवायरनमेंट रिगार्डिंग, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट में बात कर रहा था, है ना सर। उससे लास्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली सिंगूर को लेके बात हुआ था कि टाटा नैनो का जो फैक्ट्री सिंगूर में बन रहा था उसके रिगार्डिंग। इवन हमारे पास यहाँ पर एकदम जीता जागता लाइव एग्जांपल्स के तौर पे सिंगूर से ही स्नेहेश है, प्रताप है, उनसे भी बात हो रहा था कि सर क्या सिचुएशंस है और क्या सिचुएशंस था। तो दैट्स अ डिफरेंट इशू सर, बहुत अच्छा बात हुआ था। लेकिन कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, आज डिस्कस जो करेंगे वो है पेस्टल एनालिसिस। सर पेस्टल एनालिसिस इन द सेंस इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि बिजनेस करने के लिए पेस्टल को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सर ये क्या है पेस्टल? सर आगे बात करेंगे पेस्टल एनालिसिस के बारे में। मैं आपको, चलो सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आपसे बात को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। बिजनेस बनाना है सर, बिजनेस बहुत जरूरी है बिकॉज जब तक बिजनेस डेवलप नहीं करेगा तब तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा। बिकॉज अगर बिजनेस है तभी एम्प्लॉयमेंट है, ये बात तो एग्री करोगे ना सर? अरे बिजनेस है यस तभी सर। यस एम्प्लॉयमेंट है। तो चाहे किसी को भी जॉब चाहिए, ठीक है, जॉब के लिए प्रॉपर बिजनेस चाहिए। बिजनेस होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो गरीबी हटेगा। हाँ सर, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। तो हर एक प्रॉब्लम का जड़ कहाँ है? हर एक प्रॉब्लम का जड़ जो सोसाइटी में, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया या फिर कोई भी मिडिल क्लास कंट्री में अगर आप देखो, उनका मेन प्रॉब्लम यही है। अगर आप रिच क्लास या फिर हायर मिडिल क्लास कंट्रीज को देखते हो तो उनका एक प्रॉब्लम सॉल्व उन लोगों ने किया है, दैट इज बिजनेस का प्रॉब्लम। हाँ विश्वजीत बोल। हेलो, कुछ कहेगा क्या? ओके। तो मेनली जो रिच कंट्रीज है लाइक यूएसए देख लो, यूरोपियन नेशंस देख लो, उन लोगों ने एक चीज लास्ट 200-300 ईयर्स में सॉल्व किया है, दैट इज बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि इस ये सब कंट्री में बिजनेस बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। एक सवाल आपके मन में जरूर चल रहा होगा, सर क्या इंडिया में कभी बिजनेस अच्छा नहीं था? अरे सर इंडिया 1000 ईयर्स तक, 1000 ईयर्स मतलब लगातार 1000 साल, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ जीसस क्राइस्ट का जन्म कितना दिन हुआ सर? हम लोग जो डेट कलेक्शन करते हैं 2000 2022 है ना सर, हाँ सर। 2021, 2021 ये जो जीसस क्राइस्ट को जो करते हैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि हेलो, सर आवाज नहीं आ सर रहा था आपकी बीच में। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। समझ गया सर, ये कुछ प्रॉब्लम है आज। अभी आवाज है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है सर, आज थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पता नहीं है, सुबह को बीच बीच में ये काम चल रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी का, प्रॉब्लम में डाल देता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि फ़ोन में ऐसा कोई ऑप्शन होता है जिसमें कॉल आएगा नहीं और लेकिन नेट चलेगा? क्या करने से हो सकता है? कोई ऑप्शन है ऐसा? किसी को पता है? कॉल नहीं आएगा पर नेट चलेगा।
एनी आइडिया স্যার किसी को? ওয়াইফাই কানেক্ট করে ফোনটাকে ফ্লাইট মোড করে দিন তাহলেই তো হবে। ওয়াইফাই কানেক্ট করে ফোনটাকে ফ্লাইট মোড, তাই তো? ফ্লাইট মোড করে দিলে কল আসবে না, আর ওদিকে ওয়াইফাই কানেক্ট থাকলে এমনি নেট পাবেন। हेलो, यस सर। मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर, अब आ रहा यस है। सर अभी হ্যাঁ आया। স্যার। आज थोड़ा पेशेंस रखिएगा आप लोग, आज ब्रॉडबैंड नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है चलो। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जो पॉइंट में मैं डिस्कस कर रहा था, क्या पॉइंट में डिस्कस कर रहा था अभी मैं आपसे? पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस, वेरी गुड सर। तो कोई भी कंट्री में अगर बिजनेस को डेवलप करना है तो आपको पेस्टल को समझना पड़ेगा। सर पेस्टल इन द सेंस उस पर्टिकुलर कंट्री का P फॉर पॉलिटिकल, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, ओके, S फॉर सोशल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजी, L फॉर लीगल एंड E फॉर एनवायरमेंटल। आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखो एक बार। यस सर। वेरी गुड सर। तो ये रहा आपका पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। ये पेस्टल एनालिसिस के कारण किसी भी कंट्री का बिजनेस लेवल को आप समझ सकते हो और उस पर्टिकुलर कंट्री में बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, ठीक है सर। द टर्म पेस्टल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर। पॉइंट टू बी नोटेड सर, हम लोग दो तरह के एनवायरमेंट के बारे में पढ़े हैं। क्या दो एनवायरमेंट का फैक्टर है, बोलो? हाँ सर, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो, वेरी गुड सर। माइक्रो फैक्टर एज वेल एज मैक्रो फैक्टर। तो जब बात होगा माइक्रो लेवल का, उसका तो मैं लास्ट क्लास में चर्चा किया था। मैक्रो का भी मैंने पॉइंट्स बताया था, बट आज मैं थोड़ा और डिटेल्स में बात करूंगा। तो ये जो पेस्टल एनालिसिस है ना सर, ये पेस्टल एनालिसिस मैक्रो फैक्टर्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है सर? मैक्रो फैक्टर्स के अंदर आता है, ठीक है। मतलब कोई भी देश में, किसी भी कंट्री में अगर बिजनेस करना हो तो आपको दो फैक्टर में चलना पड़ता है, ठीक है। बिजनेस के लिए दो फैक्टर है, एक माइक्रो फैक्टर और एक मैक्रो फैक्टर। जैसे इकोनॉमिक्स में भी होता है ना सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर एंड मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ये जो पेस्टल एनालिसिस है ना सर, ये पेस्टल मैक्रो का पार्ट है, ठीक है। ये जो पेस्टल है ये मैक्रो का पार्ट है। पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर, जब ये सभी फैक्टर्स में बिजनेस अपना सिचुएशंस ढूंढ लेता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, तो बिजनेस को मजा आता है, ठीक है। मतलब बेसिकली बिजनेस बन पाएगा। सर आप लोगों ने मेरे से शायद पहले भी क्लास में एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में सुने थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ सर, सुने थे क्या कभी मेरे से? यस सर।
अगर मेरे से ना सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सुना है कि नहीं सुना सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? यस सर, आपसे सुने। सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है सर? कंट्री वाइज किस कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है, ये एक रैंकिंग निकलते हैं। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये लोग निकालते हैं। ये देखो सर, आप यहाँ पर देख सकते हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा नजर डालो, दिखेगा। यहाँ पर मेरा पेन काम नहीं करेगा। ये देखो, Macleish, three leading economists at the World Bank Group. The origins of the idea are described in a 2016 Journal of Economic Perspective article, ठीक है, जिसमें आया था। तो वर्ल्ड बैंक का ये बेसिकली डेटा है। इस डेटा में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये मैप से भी आपको बहुत कुछ समझ आ सकता है। ये मैप से भी आपको बहुत कुछ समझ आ सकता है। ये मैप वर्ल्ड का जो एरिया ज्यादा ब्लैकिश दिख रहा है, मतलब थोड़ा डार्क एरिया है, वहां पर बिजनेस आसान नहीं है। जो जितना लाइट ग्रीन एरिया है वो एरिया बिजनेस करने के लिए सही है। यस सर, ठीक है, ये सब मैं बात करता रहता हूँ सर, नॉर्मल बात है। तो लेकिन आज फिर से पेस्ट एनालिसिस का बात है, तो मुझे इसलिए फिर से बात करना पड़ेगा। ऐसे देखो, इकोनॉमिक्स के साथ तो हर सब्जेक्ट का कनेक्शन है, ये तो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो मैं आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग एक बार फिर से शो करता हूँ। क्यों शो करना है सर? बिकॉज ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग है ना सर, ये लेटेस्ट रैंकिंग 2020 का है। दिखाई दे रहा है क्या? लेटेस्ट रैंकिंग वर्ल्ड बैंक का 2020 का है। और उस डेटा में सबसे नंबर 1 में कौन है सर? वेरी इजी बिजनेस करना, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड लास्ट 10-20 ईयर्स में अगर आप न्यूजीलैंड का देखते हो, 2006 से लेके 1, 2, 3 यही न्यूजीलैंड का रैंकिंग रहा है। सेकंड में है सर सिंगापुर। सिंगापुर भी लास्ट 2006 से लेके 2020 तक 1 और 2 रैंकिंग में ही रहा है। हांगकांग अच्छा रैंकिंग है इसका भी। डेनमार्क, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जॉर्जिया, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, लिथुआनिया, मलेशिया, मॉरिशस, ओके, और कुछ ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओके, ये बहुत डेवलप किया है। 69 में था 2006 में, वहां से 16 में आया है। अब इसका क्या है ना, तेल का बिजनेस इसका खत्म होने को है सर। इसका जो ऑयल बिजनेस है खत्म होने को है। अभी ये इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन सेंटर के लिए ही काम करता है, ठीक है, वहां पर बिजनेस सेटअप करना, ऑफिस सेटअप करना, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस को कनेक्ट करने के लिए यूनाइटेड अरब, मतलब बेसिकली मिडिल ईस्ट का जो वन ऑफ द मेन बिजनेस हब है। ওই বিজনেস হাব তৈরি হচ্ছে ওয়ার্ল্ডে। एग्जैक्टली सर, वही दुबई तो है ना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, ठीक है। तो दैट इज द एरिया जिसके लिए 69 से ये 16 में पहुंच गया है सर, ठीक है, 69 से 16 में पहुंच गया है लास्ट कुछ एरिया में। लेकिन सर थोड़ा रैंकिंग इसका डाउन गया है, 11 से 16 हो गया, जो भी हो, बट फिर भी वर्ल्ड में टॉप 20 में तो है। नॉर्थ मैसिडोनिया ग्रीस के अंदर आता है सर, एस्टोनिया, लातविया, फिनलैंड, ओके। इसके बाद थाईलैंड, जर्मनी। सर इंडिया कहाँ है? सर इंडिया है 63 63 सर, वेरी गुड सर। इंडिया का रैंकिंग है 63। ये देखो सर, दिखाई दे रहा है सबको इंडिया? अरे ये हमारा जान इंडिया, हाँ, 63 सर रैंकिंग देखो। 2014 में 142 रैंकिंग में था, अभी 63 है। 142, 130, 130, 100, 77, 63। एक बात बोलना ही पड़ेगा, ये जो भी रैंकिंग में चेंजेस हुआ है, ये रिसेंट जो करंट गवर्नमेंट है उसके कारण हुआ, ये मुझे बोलना ही पड़ेगा, चाहे आप मुझे कुछ भी समझो, बट ये मानना पड़ेगा। बिकॉज पहले के देखो 2006 से लेके 2020 तक जो हमारे देश में जो सरकार चलता था ना सर, मैं पॉलिटिक्स का बात कर रहा हूँ आप लोगों से, आप गुस्सा ना होइए सर, पॉलिटिक्स है हमारे करंट पॉइंट पे। आप लोगों को पॉलिटिकल बात समझ में आता है ना सर? आप लोग मेरे बात को कंट्रोवर्सी में मत घुमा देना, ठीक है, इट्स अ पॉलिटिकल पॉइंट, ओके। तो पॉलिटिक्स आप सभी कोई बहुत ज्यादा समझते हो आजकल, बट सर एक बात समझना, पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स सही है जो पॉलिटिक्स देश के बारे में बात करता है, ठीक है। जो पॉलिटिक्स देश को छोड़ के सिर्फ अपने पार्टी के बारे में बात करता है, मैं वो पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? कोई पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बात नहीं करना है, मुझे बात करना है कंट्री के पॉलिटिक्स के बारे में। मतलब ऐसा पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? देश चलाने का जो लॉ होता है उसको पॉलिटिक्स कहते हैं, मतलब कंट्री को चलाने का, राजा का जो नीति है उसको बोलते हैं राजनीति, है ना। तो पॉलिटिक्स का मतलब वही है, राजनीति है। मतलब जो नीति से, मतलब जो किंग होते हैं हमारे कंट्रीज का, मतलब जो डिसीजंस मेकर होता है, जिसके डिसीजंस पे कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करते हैं। जब मोनर्की सिस्टम होता था, मतलब क्या बोले सर उसको, मतलब जब राजतंत्र चलता था, राजतंत्र समझते हो ना, पहले हमारे कंट्रीज में राजाओं का भी बहुत सारा अलग अलग राजा होता था, है ना, अलग 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 स्टेट में, जैसे राजस्थान, हाँ, राजपूताना के नाम से अलग अलग राजाओं का देश था, ठीक है।
फिर आपका अलग अलग साउथ में जाओ, ईस्ट में आओ, हर जगह में आपको राजा दिखता राजा है। राम मोहन राय। नहीं, राजा राममोहन राय वो राजा नहीं था, पागल हो गया तू। राजा राममोहन राय थोड़ी ना राजा था, वो जमींदार था, उसको राजा कहा जाता था, वो राजा नहीं था। आप भी गजब करते हो स्नेहास। ओके देखो, राजा इन द सेंस जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, राजा इन द सेंस सम्राट अशोका। ये किसी का बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा ये करना, म्यूट करना। किसी के संपद म्यूट करना, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज है। কিছু বলছিস কি সম্পদ? না না স্যার, এটা হাত লেগে অটোমেটিক অন হয়ে যাচ্ছে। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर कि ये कंट्री का जो डिसीजंस मेकर है उसके कारण वो डिसीजंस ऐसे लेते हैं, उसके कारण ऐसे होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा मैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करना है तो थोड़ा बताना पड़ेगा आपको। सर 2000 से लेके 2020 के अंदर हमारे कंट्री में, सर आप लोगों को पता है ना करेंटली किसका गवर्नमेंट चल रहा है, जल्दी बोलो। बीजेपी। करंट जो गवर्नमेंट चल रहा है ये BJP कौन सा सर। पार्टी का चल रहा है? बीजेपी सर। जिसको लीड करता है कौन? मोदी जी, है ना? नरेंद्र दामोदर मोदी। मोदी, ठीक है सर। अब मोदी जी को कोई पसंद करे ना करे वो सब कंट्रोवर्सी मत करना सर। अच्छा, यहाँ पर एक बात मुझे कहना है कि 2000 से लेके, अगर मैं 2006 से ही बात करता हूँ, 2000 से लेके 2020 के बीच में ऐसा कोई गवर्नमेंट हमारे कंट्री में नहीं था जो मेजोरिटी गवर्नमेंट था। मेजोरिटी गवर्नमेंट समझते हो सर? एक सिंगल पार्टी से, एक सिंगल पार्टी पूरा का पूरा गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, सिंगल पार्टी पूरा गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। मतलब जितना सीट है पार्लियामेंट में वो सारा का सारा सीट में मेजोरिटी सीट एक पर्टिकुलर पार्टी को मिलेगा जिसमें वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। अब बात को समझना, इससे पहले 2000 से लेकर 2014 के बीच में, 2020 नहीं बोलना चाहिए, 2014 मतलब करंट जो बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, 2014 में जाके पहली बार, इवन आफ्टर 1990s, ठीक है, पहली बार एक सिंगल मेजोरिटी सरकार बना सर, सिंगल पार्टी का मेजोरिटी सरकार। सर उससे पहले क्या हुआ करता था? सर उससे पहले ना ऐसा होता था, एनडीए जिसका लीडिंग पार्टी था बीजेपी, लेकिन बाकी पार्टी भी उसके साथ जुड़ता था। बीजेपी लेड पार्टी हुआ करता था, लेकिन बीजेपी के साथ दूसरा पार्टी भी अलायंस में होता था, अकेला का नहीं, ठीक है। और एक होता था यूपीए, ठीक है, यूनाइटेड, मतलब जो कांग्रेस लेड पार्टी होता था, ठीक है। तो इसमें लीडर होता था कांग्रेस, बट कांग्रेस अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, उसके साथ अलायंस और भी पार्टी होता था रीजनल लेवल पे। सर प्रॉब्लम क्या है एनडीए और यूपीए में? सर प्रॉब्लम ये है कि आप डिसीजंस मेकर नहीं बन पाओगे। आप बात समझ रहे हो? जैसे कल मैं जीएसटी का क्लास ले रहा था, ठीक है, इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में, तो जीएसटी का जो बात मैं कर रहा था उन लोगों से, तो जीएसटी में एक प्रॉब्लम था। जीएसटी हमारे देश में आने का बात कर रहे हैं 2000 से, बट नहीं हो पा रहा है। बोला था 2010 में आ जाएगा, नहीं ला पाया, बिकॉज जीएसटी आने के बाद ना बिजनेस में बहुत डेवलपमेंट आया सर। बिकॉज जीएसटी का जो करंट फॉर्मेशन है वो बहुत सारा टैक्स सिस्टम को एलिमिनेट किया और उसके बाद ये जीएसटी आया है। बहुत सारा टैक्स देयर इज, उस टाइम पे वैट हुआ करता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, मैं आपको गिना गिना के खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो इतना सारा टैक्स को सबसम करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम लाया, वन नेशन वन टैक्स बोल के। सुनने में बहुत आसान लगता है, बट जर्नी इतना आसान नहीं है। जर्नी इतना, मैं स्टेटस में भी दिया ये क्लास के बारे में, अगर आप लोगों को जीएसटी के बारे में जानने का इच्छा हो, ऐसे आप लोगों का है नहीं, बट आप चाहो तो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, नॉलेज के लिए जरूर देख सकते हो, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में लिंक दिया हुआ है। जो भी हो, वन नेशन वन टैक्स, मैं ऐसे ही बोला कि जस्ट ओनली फॉर नॉलेज पर्पस। मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर। 2000 से लेकर 2010 के बीच में बोला था कि 2006 में चिदम्बरम यूपीए गवर्नमेंट में बोला था कि 2010 में लाएगा, और 2000 में वाजपेयी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि जीएसटी लाना है। बट सर आया कब? 2017 में। जानते हो आप लोग? हाँ सर, जीएसटी Yes, हमारे कंट्री में आया 2017 में। 17 इयर्स लग गया सर, 17 साल लग गया जीएसटी जैसा एक टैक्स के एरिया में रिवॉल्यूशंस लाने में, 17 साल लग गया। इतना आसान नहीं होता। और इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है सर, एक सिंगल गवर्नमेंट का मेजोरिटी है। मैं तो हमेशा यही चाहता हूं सर कि चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, बट एक सिंगल गवर्नमेंट हो सर। ये मिली जुली सरकार से मुझे कोई पॉजिटिविटी फील नहीं आता,
बिकॉज जब जब मिली जुली होता है ना तब तक खराब होता है। एक गवर्नमेंट चला चाहे खराब करे चाहे अच्छा करे, बट एटलीस्ट डिसीजंस ले सकता है कंट्री के लिए, ये मानना है मेरा। अरे सर, एक टीम में कितना कैप्टन अच्छा लगता है? एक टीम में कितना कैप्टन चाहिए? सर एक वन कैप्टन, एक ही कैप्टन चाहिए ना सर। सपोज मानो कि हमें करंट इंडियन टीम क्रिकेट टीम में विराट कोहली तो कैप्टन है ही, अब रोहित शर्मा भी कैप्टन बन गया, ठीक है, रहाणे भी कैप्टन बन गया, ठीक है, अब हर तरह से तीन तीन कैप्टन बन जाएगा, तो फिर डिसीजंस कौन लेगा? मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो जब मिली जुली सरकार होता है ना, यूपीए या एनडीए टाइप का सरकार होता है, तो डिसीजंस मेकिंग में प्रॉब्लम क्या होता है, तब कोई पार्टी सर बोलता है राष्ट्रपति शासन हो गए की হবে? नहीं सर, अरे बाप रे, वो गजब का प्रॉब्लम है, वो मैं बताऊंगा जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, लॉ में बताऊंगा। फिर भी तू पूछा, राष्ट्रपति शासन इज नॉट अ गुड थिंग सर, ठीक है। जिसको तुम लोग मतलब जैसे को प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, उसका मतलब कि करंट गवर्नमेंट जब फेलियर होता है स्टेट लेवल में, ठीक है, तो वो सेंट्रल, वो मिलिट्री शासन होता है सर, वो मिलिट्री चलाते हैं। राष्ट्रपति शासन जो तुम बोल रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू, मतलब लॉ एंड ऑर्डर पूरा खत्म, मतलब कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर जब एकदम एक्सटेंड लेवल में, तब कोई लेवल में नहीं रहता तब आता है। हाँ बोलो। কংগ্রেসের সময় যখন ডার্ক টাইম বলে ওই টাইমটা কি এই জিনিসটা হয়েছিল? हाँ बहुत बार हुआ था इमरजेंसी, जो डार्क टाइम Emergency। तुम बोल रहे हो, इमरजेंसी 72 के बाद हुआ था, 77 के आसपास के टाइम पे, दैट्स अ डिफरेंट इशू, कभी बात करूंगा आपसे, ठीक है। तो ऐसे सर ये सब पॉलिटिक, तो होता है बोलो सर बोलो सर बोलो। पॉलिटिकल कोई अगर डिस्टरबेंस कंट्री में होता है तो उसका इफेक्ट तो सर बिजनेस में भी पड़ना चाहिए। ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली, दैट इज वाई हम लोग ये डिस्कशन ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल बातें ऐसे ही नहीं कर रहे हम लोग। पॉलिटिकल बातें इसीलिए कर रहे हैं ना, जैसे मानो कि अगर मैं वेस्ट बंगाल में बात करूं आपसे, एक सिंपल सा लॉजिक दिखाता हूं आपसे, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, सिंपल सा लॉजिक। वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छा है या बुरा है? सिंपल पूछ रहा हूं आप लोगों से। सर भालो ना। तो ठीक ठाक मतलब मैं, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज वेस्ट बंगाल में एक प्रॉब्लम है कि सर एक पार्टी का मोनोपोली भी अच्छा नहीं है, ठीक है, वो भी खराब होता है। हमेशा एक कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट में देश चलना चाहिए, ठीक है। ओपोनेंट का भी ना पावर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ओपोनेंट कोई रहे, जैसे पहले का टाइम पे जब सीपीएम का टाइम चल रहा था तो सीपीएम का राज चलता था। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक सिंगल पार्टी डोमिनेट करे, डोमिनेशन इज नॉट अ गुड थिंग सर। ओपोनेंट को भी बोलने देना चाहिए, उनका भी आवाज होना चाहिए, लेकिन ओपोनेंट आवाज उठाएगा तो मार दंगा होगा, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग। आप लोगों को क्या लगता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, जैसे करेंटली बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है सेंट्रल में, लेकिन ऑपोजिशन में एक स्ट्रॉन्ग पार्टी होना चाहिए, जो करेंटली मिसिंग है। एक अच्छा लीडर चाहिए जो मोदी जी को भी टक्कर दे सके। क्या लगता है आप लोगों को? है ना, जैसे ममता दीदी को भी टक्कर देने के लिए बंगाल में एक ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए, तभी कंट्री के लिए अच्छा है सर। अब उसी टाइम पे ना अच्छा होता है, लेकिन তবে ওর লিমিট গুলো বুঝতে পারবে। हाँ एग्जैक्टली सर, ओपोनेंट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब ओपोनेंट स्ट्रांग होगा, चेंजेस होता रहेगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगा, लेकिन डोमिनेंस जब होता है रहता ना, तो गलत, मतलब जो गलती होते हैं ना, वो गलती कोई ढूंढने वाला नहीं होता। जैसे मैं वेस्ट बंगाल में बात इसलिए कर रहा हूं, जैसे देखो ना, जब टाटा यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया था तो टाटा को यहाँ से जाना पड़ा, क्यों? सीपीएम का टाइम जाने, मतलब सीपीएम का जाने का टाइम था, सीपीएम ने यहाँ पर टाटा को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लाया था सिंगूर में, ठीक है, लेकिन ममता दीदी ने आंदोलन करके, जो भी हो रीजन, सही हो गलत हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट ऐसा आंदोलन किया कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो या नॉर्मल बिजनेसमैन, उनको डर लग गया, भाई कहीं भी चले जाएंगे बट बंगाल नहीं आएंगे। अब बात समझ रहे हो सब? कहीं भी चले जाएंगे पर बंगाल नहीं आएंगे, ये एक परसेप्शन हो गया, और दैट इज द रीजन कि बंगाल में इंडस्ट्री का प्रॉब्लम, नॉट जस्ट ये रिसेंट बात। अगर मैं आपको थोड़ा और पुराना बात करूं, 1970-80 के टाइम का बात करूं, मतलब जब कांग्रेस का टाइम था आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, और 72-77 के टाइम तक, जब वेस्ट बंगाल का जो जूट इंडस्ट्री इंडिया का इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत बड़ा पिलर था, जूट इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल, नाम तो सुने होंगे सर। गुजरात का कॉटन इंडस्ट्री एंड बंगाल का जूट इंडस्ट्री, ये दोनों एक्चुअली होता था पूरे इंडिया का इकोनॉमी का पिलर। अब प्रॉब्लम क्या था कि ये जो जूट इंडस्ट्रीज वगैरह है, इसको भी बंद किया गया इसी तरह से, जैसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम, बेसिकली यूनियन बाजी, इतना ज्यादा यूनियन बाजी हुआ कि बिजनेस गया भाड़ में,
बिजनेस गया भाड़ में, हर बात में पॉलिटिक्स। अरे भाई बिजनेस चलेगा तब ना तुम अपना लेबर लोगों को खाना खिला पाओगे, बिजनेस স্যার को ওটা बंद তো करके लड़ाई। জুটের ওটা তো মানে মালিক আর লেবারদের মধ্যে একটা हाँ, तो ঝামেলা मालिक और लेबर में अनरेस्ट कौन पैदा किया था? এই পার্টির লোকেরা। एग्जैक्टली सर, मालिक और लेबर के बीच में उनको मीडिएटर बनना था, दोनों के बीच में एक पीसफुलनेस के लिए। बट ऐसा नहीं कि किसी एक तरफा विचार करो, लेबर को बोल दिया कि भाई मेरे बिना मालिक का, मतलब लेबर के मन में ऐसा चल रहा था कि विदाउट लेबर इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई मतलब नहीं है, और इंडस्ट्रियलिस्ट सोच रहा था कि भाई मैं इंडस्ट्री नहीं चलाऊंगा तो फिर तुम कहां काम करोगे। अब सर इस तरह का पर्सनल लेवल में अगर बायस क्रिएट करेंगे और सब कोई अपना अपना दम दिखाएगा तो इंडस्ट्री कभी नहीं चल पाएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। लेबर अपना दम दिखा रहा है, मालिक अपना दम दिखा रहे हैं, और यूनियन जो है उनको मीडिएटर होकर सुलझना चाहिए था, मतलब मैटर को सॉल्व करना चाहिए था। सॉल्व तो छोड़ो, वो तो और दंगा लगा दिया, और अल्टीमेटली सारा का सारा इंडस्ट्री बंद पड़ गया। और उसके बाद से वेस्ट बंगाल में जो मतलब बेसिकली बिजनेस को लेके जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ ना, वो कंटिन्यू है सर, अभी भी कंटिन्यू है सर। आई होप यू अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम कहाँ है। अगर सिमिलर पैरामीटर में अगर आप इंडिया का दूसरा पार्ट देखते हो, से फॉर एग्जांपल अब वेस्ट बंगाल की सेम काइंड ऑफ स्टेट्स अगर मैं बात करूं, अब तमिलनाडु देख लो, साउथ में तमिल देख लो, अगर आप गुजरात जाते हो तो गुजरात देख लो, ठीक है, जो सिमिलर काइंड ऑफ मतलब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इस तरह का जो भीड़ भड़क का जो होना चाहिए, गुजरात बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, बिकॉज गुजरात का भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये जो भी उसका रिवर बॉडी सिस्टम है ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, ठीक है। तमिलनाडु इज ऑल्सो अनदर, कर्नाटका ये भी एक अनदर एग्जांपल हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि लेकिन रिसेंट ट्रेंड में तमिलनाडु, कर्नाटका और गुजरात में जो डेवलपमेंट किया, वेस्ट बंगाल वो नहीं कर पाया, लेकिन पोटेंशियलिटी इसके अंदर बहुत था, पोटेंशियलिटी इसके अंदर बहुत था, जो माइंड चाहिए था, जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था, वो सब कुछ बंगाल के पास था, लेकिन बंगाल नहीं कर पाया ड्यू टू सम पॉलिटिकल इश्यूज। जो भी हो, आपको मैं बताना चाह रहा था, तो आपको समझ में तो आ रहा है ना सर। और देखो सर, मैं कोई भी बना के नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे लास्ट 10-20 ईयर्स में जो हिस्ट्री है, 30-40 ईयर्स में, वो हिस्ट्री के साथ जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है वही मैं आपसे बात किया, ठीक है। जो शीर्षो बोल रहा था कि सर पॉलिटिकल प्रॉब्लम रहेगा तो फिर बिजनेस नहीं बन सकता, यस सर, अगर पॉलिटिकल प्रॉब्लम रहेगा तो सच में बिजनेस नहीं बन सकता सर। मैं और हाफ एन आवर क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। चलो सर, इकोनॉमिक इश्यूज मतलब सर, इकोनॉमिक इश्यूज इन द सेंस, ये देखो सर, पॉलिटिकल्स में क्या हुआ, प्रेशर्स, ग्रुप्स, एनजीओज, इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी स्टेट का बिजनेस का मेंटेलिटी। इकोनॉमिक में प्राइसेस, सेविंग्स, लेवल्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब सर, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद लोगों के पास पैसा बचता है कि नहीं बचता। टैक्स वगैरह देने के बाद अगर आपके पास सेविंग्स होता है, इसका मतलब आपका इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छा है कि खराब है? अरे बोलो सर, अच्छा है। तो अच्छा है ना। तो डिस्पोजेबल इनकम अगर अच्छा होगा तो इकोनॉमी उस पर्टिकुलर स्टेट का अच्छा है। जिस स्टेट में डिस्पोजेबल इनकम लो है, जिसका सेविंग्स कम है, ठीक है, वहां पर इकोनॉमी खराब है। ये कोई भी स्टेट को देख के आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है सर। कुछ रिच स्टेट के बारे में सर, ये चलो और एक आपको डेटा मुझे बताना पड़ेगा। कैसे डेटा दूं सर? इसके लिए आपको डेटा जो देखना चाहिए, दैट इज पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम स्टेट वाइज, ये डेटा आपको चाहिए। अगर आप ये चेक करते हो इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में कितना इनकम होता है, पर कैपिटा मतलब सर पर कैपिटा मतलब पर हेड, ओके। तो पर हेड इनकम में इंडिया में नंबर 1 है सर गोवा। दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, ये जो डेटा है सर, ये डेटा गवर्नमेंट के साइड से ही लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा है ये, ठीक है। पर कैपिटा में गोवा नंबर 1 है, सिक्किम सेकंड में है सर। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 5,23,390 एनुअल इनकम है, एवरेज, ये एवरेज में है, एवरेज में पर हेड इनकम। सर एগুলো কি टूरिस्ट एरियार জন্য? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, टूरिस्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी इकोनॉमी को किस तरह से तुम मेंटेन करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। गोवा में जैसे पॉपुलेशन का एक बैरियर है, कोई भी जाके वहां पर मन मर्जी घर नहीं बना सकता, ठीक है। मतलब भीड़ को कंट्रोल करना, किसी को भी आने नहीं दे सकते सिर्फ वोट बैंक के लिए, ऐसा कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं चलता, ठीक है। चलो ठीक है, गोवा सिक्किम अगर थोड़ा एक्सेप्शन अगर लग भी जाए आपको, दिल्ली में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, फिर दिल्ली की इकोनॉमी स्ट्रांग है सर कॉम्पिटिटिवली, 3,91,060, ठीक है।
4,14,000 था, थोड़ा कम हुआ है रिसेंटली। आप 2019-20 का डेटा देख सकते हो, मैक्सिमम मिलेगा आपको। दिल्ली का 4,14,711, चंडीगढ़ ठीक है 3,59,27, हरियाणा 2,72,844, तमिलनाडु 2,43,198, तेलंगाना 2,49,820, सब आपको साउथ का स्टेट मिलेगा। कर्नाटका 2,46,419, केरला 2,45,523, ठीक है। अब आपको वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न में गुजरात ओके 2,45,323, पुडुचेरी अगेन साउथ 2,42,385, ठीक है। अंडमान निकोबार ओके अगेन टूरिस्ट वाला हो गया। महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है सर, 15 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है इसका, ठीक है 229,488। उत्तराखंड नॉर्थ में 226,144 अगेन टूरिस्ट। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में चला गया सर। सर बंगाल कहाँ गया, चलो ढूंढते हैं बंगाल को। सर इंडिया का एवरेज देख रहे हो सर, इंडिया का एवरेज है पर कैपिटा 1,63,080 ओके 2019-20 का लेटेस्ट डेटा है सर। सर वेस्ट बंगाल आता है 22 में 1,26,212। प्राउड मूवमेंट कुछ नहीं है सर। खुद बंगाली होके आप कैसे अपने बारे में, सर मैं अपने बारे में कुछ खराब नहीं बोल रहा हूँ, जो ट्रू है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और खुद को भी बता रहा हूँ कि सिचुएशन इज नॉट जैसे दिखता है, जैसे बोला जाता है वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। 1,26,212, हमसे आगे त्रिपुरा है, हमसे आगे नागालैंड भी है सर, हमसे पीछे कश्मीर है सर। कश्मीर का सिचुएशन सबको पता है, आतंक कैसे फैला के रखा है पाकिस्तान ने, अलग अलग आतंकवादी संगठन बना के, तालिबान जो अभी अफगानिस्तान में, उनके सपोर्ट से वो कश्मीर को हड़पना चाहता है इंडिया से, नॉट जस्ट कश्मीर, गुजरात वगैरह सब लेना चाहता है। अब क्या बोलूं, ऐसे टेररिज्म वाला स्टेट भी अपने आप को ऐसे, कश्मीर तो सर सीरियसली हेवन है, उनका इकोनॉमी टॉप में होना चाहिए था, सीरियसली जिसके पास कश्मीर है उसका इकोनॉमी टॉप में होना चाहिए था। बट ये हमारा बदकिस्मती है कि हम बना नहीं पाए, नॉट जस्ट हमारा, मतलब बेसिकली ये यूरोपियंस आए, हम लोगों के बीच में भेदभाव किया और कश्मीर को हमसे अलग कर दिया, एक अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। जो भी हो, राजस्थान 128,319, मैक्सिमम एरिया डेजर्टेड है, मैक्सिमम एरिया डेजर्टेड है फिर भी। छत्तीसगढ़ माओइस्ट प्रोन एरिया है सर, अनदर टेररिस्ट जो देश के अंदर खोखला कर रहा है, पता है ना आप लोगों को। छत्तीसगढ़ का 14 डिस्ट्रिक्ट, 14 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली 26 मोस्ट प्रोबेबली होगा, 14 डिस्ट्रिक्ट माओइस्ट प्रोन है। जानते हो ना सर आप लोग, नक्सलाइट या माओइस्ट के बारे में सुने होंगे आप लोग। यस अरे है ना, वो देखो 25th में है सर। लास्ट में कौन है, लास्ट में है बिहार। सुनने में खराब लगता है, हमेशा भारत का कैपिटल रहा था मगध, सम्राट अशोका के टाइम का, बट इसका सिचुएशन रिसेंट ट्रेंड में अच्छा नहीं है। इसका सोशल प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम। बिहार का मेन प्रॉब्लम है सोशल स्ट्रक्चर, इसका सोशल स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम है सर, ठीक है। उत्तर प्रदेश अनदर सोशल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम सर, ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसको खत्म किया गया है, इसको खत्म किया गया है, मतलब ये पॉलिटिक्स है जो भी हो। अब ये बिहारी को सोचना चाहिए, यूपी वाले को सोचना चाहिए कि वो फिर से कैसे खड़ा हो जाए, और यूपी बिहार जिस दिन ठीक हो जाएगा उस दिन इंडिया को कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। यूपी बिहार ठीक हो जाए, इंडिया को कोई नहीं रोक सकता, ये ठीक होना बहुत जरूरी है। झारखंड बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है सर। ये तो इसका मेन क्या है, नहीं पूरा का पूरा जंगल एरिया है। झारखंड का मैक्सिमम एरिया जंगल है, ठीक है, जंगल एंड पहाड़ी, ठीक है, जहां माइंस वगैरह ज्यादातर है यहाँ पर। मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मेघालय, साल में 360 डेज बारिश होता है सर, ऑल टाइम। जानते हो आप लोग, आसाम का अपना प्रॉब्लम है, सबको पता है। आसाम में एक दूसरा इशू है, ये भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम एज वेल एज टेररिज्म प्रॉब्लम, इसका भी अपना है। एमपी, ओडिशा, ओडिशा 26 में आता है, ठीक है, ये भी डेवलप कर रहा है सर, डेवलप कर रहा है। इसके बारे में, ओडिशा एंड झारखंड के बारे में मुझे थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट दिखता है, बिकॉज सीरियसली मुझे कुछ पॉइंट आजकल नजर आता है। बंगाल के बारे में मैं न्यूट्रल हूँ कुछ नहीं बोल सकता, जो भी हो। सर समझ में आ रहा है सर, हेलो, इकोनॉमी समझ में आया आप लोगों को? अरे बोलो सर। यस सर। मैं कुछ भी अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरा इंडिया में आप ढूंढ लो, गलतफहमी में ना रहने सर, गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि नहीं सब तो अच्छा है, सब ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं फील करना चाहिए। जो हकीकत है आपको पता होना चाहिए, तभी ना आप एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करोगे। अगर आपको पता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व कभी कर ही नहीं सकते। रियल प्रॉब्लम है। एक कहावत था ब्रिटिश पीरियड में, एक कहावत था सर, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। गोपाल कृष्ण गोखले फेमस रिवॉल्यूशनरी थे, ग्रेट फिलोसोफर एंड थिंकर। गोपाल कृष्ण गोखले
बहुत बार कहता था और पूरा भारत मानता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बट आजकल क्या हो गया, व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे बंगाल थिंक्स टुमारो, है ना सर? आजकल ऐसा हो गया है, पूरा भारत पहले सोच लेगा फिर बंगाल बोलेगा नहीं नहीं अब करना है, जो भी हो। सोशल फैक्टर्स जैसे कि ट्रेडिशनल बिलीफ, लिटरेसी रेट, वैल्यूज, ये बिहार का प्रॉब्लम है, यूपी का प्रॉब्लम है। ट्रेडिशंस बिलीफ सिस्टम में थोड़ा मुश्किल में चल रहा है, बहुत ज्यादा पुराने जमाने में है। अभी भी बिहार में मैं जाऊं, कभी कभी गया है सर कुछ जगह में, मुझे अभी भी ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे 1970s या 80s का मूवीज चल रहा है। मतलब बहुत पिछड़ा हुआ है, अभी भी जात पात, कास्ट क्रिटिसिज्म अभी भी है बहुत ज्यादा। तो ये सब सिस्टम निकलना चाहिए। यूपी में तो बहुत है अभी भी, स्पेशली ईस्टर्न यूपी वो आपका मुगल सराय के आसपास का जो एरिया है, वो सब एरिया में अभी भी बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट में भी काफी पीछे है। बढ़ रहा है आगे, पटना में बहुत सारा एजुकेशन के लिए बना है, बट सर एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में बन रहा है, ओवरऑल नहीं। ओवरऑल डेवलपमेंट अभी बहुत बाकी है। जो बिहार से हो गुस्सा ना करो सर, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। विश्वजीत गुस्सा हो रहा है बाबू? नो सर। गुस्सा का बात नहीं है, जो जो फैक्ट है। बंगाल का भी हालत तो देख ही रहे हो ना सर, तो मैं गुस्सा करने से क्या होगा? हाँ नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो। अरे मैं कहाँ से, मैं तो न्यूट्रल डेटा से बात कर रहा हूँ, कहीं से भी डेटा को चुराया भी नहीं मैंने। न्यूट्रल डेटा है, सबके लिए अवेलेबल है। मैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का डेटा से बात कर रहा हूँ, तो गुस्सा का बात नहीं है। जो हक है, जो फैक्ट है, आपसे बात कर रहा हूँ सर, ठीक है? गलत फहमी में ना रही हो। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल मैटर्स, अपॉर्चुनिटीज, तो फिर सर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, ये तीनों चीज समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? हेलो, यस सर। है ना? जब जब ये सब चीजें हम लोग ठीक ठाक चला सकते हैं, तब तक कंट्री में बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सोशल्स में, ठीक है? उसके साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट करना है सर। साउदर्न इंडिया, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट किया आप सबको पता है, ये सुनो सर, बात तो मानोगे ना? यस सर। बेंगलोर। बैंगलोर एंड हैदराबाद, हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहा जाता है और बैंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है ना? यहाँ पर लोग घर में केक का दुकान बनाते हैं कोलकाता में, वहां पर घर घर में क्या बनता है सर? टेक्नोलॉजिकल शॉप, लाइक मोबाइल कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का दुकान बना देते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये लोग अपना नॉलेज को यूज किया है। और नॉट जस्ट दैट, इवन मेडिकल सेक्टर्स भी देख लो आप, है ना सर? आप मेडिकल मैटर को भी देख सकते हो ना, मेडिकल्स में भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, हम लोग कहाँ भागते हैं? तबीयत खराब होता है तो बेंगलोर, चेन्नई, वेल्लोर, हाँ साउदर्न इंडिया। एक, हाँ बोलो सर। नहीं सर, वेलोर का नाम लिया था। हाँ वेल्लोर, वेरी गुड सर। तो क्यों? बिकॉज कुछ तो बात है वहां पर, कुछ तो स्ट्रक्चर में बदलाव लाया है जो बाकी पार्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी को भी वो लोग एक बहुत बड़ा पावर बनाया है सर, ठीक है? लीगल मैटर्स, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉज एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज। लीगल मैटर कंट्री का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। लीगल मैटर स्ट्रांग नहीं होगा ना, मुश्किल बढ़ेगा। ऐसे डेमोक्रेसी है, कोई भी झंडा लहरा सकता है ना सर? डेमोक्रेसी में पावर है, ये डेमोक्रेसी का एक ताकत भी है और डेमोक्रेसी का एक प्रॉब्लम भी है कि अच्छा काम भी कई बार रुक जाता है। मतलब सर, मतलब देखो ना, एक जीएसटी बिल को लेके क्या हो रहा था, 17 साल लग गया। रिसेंटली एक फार्म बिल आया है, पता है ना आप लोगों को? इसको लेके कंट्रोवर्सी हो जाएगा फिर से, लेकिन मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा। एक फार्म बिल लाया गया है किसानों के लिए। अरे सबके पास खबर तो होगा सर फार्म बिल के बारे में? यस सर। किसानों के लिए बिल लाया गया कि ताकि किसान फ्रीली बिजनेस को बढ़ा सके। लेकिन नहीं, इनका स्पाइनल कॉर्ड को ठीक करने के लिए एक प्लान बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया, ताकि किसान का स्पाइनल कॉर्ड बन जाए, ठीक है? ये अपने पैरों में खड़ा हो जाए, ये सरकार का मोहताज ना बने कि गवर्नमेंट जैसा चलाएगा वो ऐसा चलेगा। नहीं, इसको फिर से गवर्नमेंट कंट्रोलिंग में करने के लिए बाध्य कर रहा है, ठीक है? इसके पीछे भी पॉलिटिक्स, जो भी हो, आपको बात समझ में आ रहा है, मैं समझ सकता हूं। पॉइंट बस समझना है सर। मैं ज्यादा डिटेल्स में भी इसलिए नहीं जा रहा हूं बिकॉज आज मेरा टाइम कम है, बिकॉज ये लैपटॉप में मेरा चार्ज ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। अच्छा, और क्या फैक्टर्स है? तो लीगल मैटर्स को सही रखना, ठीक है? मतलब जरूरत पड़ने में जो लीगलिटीज है, वो लीगल प्रॉब्लम को जितना अच्छा लॉ बनेगा, जैसे करंट जो कंपनी लॉ
है, आप लोग कंपनी लॉ पढ़ोगे सर, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो जब कंपनी लॉ पढ़ोगे तब भी समझ में आएगा। बिजनेस लॉ में तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो आप पढ़ ही रहे हो। तो जिस कंट्री में एक्ट जितना स्ट्रांग है ना, वो कंट्री उतना डेवलप करेगा। बहुत सारे कंट्रीज है जहां पर लीगल मैटर्स इतना स्ट्रांग नहीं है, वो कंट्री प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कंट्रीज, वेनेजुएला, अफ्रीकन कुछ नेशंस है जो लीगलिटीज के कारण प्रॉब्लम में पड़ा है सर। जैसे वेनेजुएला तो सर बैंकरप्टेड हो चुका है, पूरा एक पूरा का पूरा कंट्री बैंकरप्टेड हो चुका है। एनवायरमेंटल इश्यूज सर एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन कर रहा है? फैक्ट्री मन मर्जी बना नहीं रहे सर, फैक्ट्री मन मर्जी बनाओ, बट फैक्ट्री से जो पोल्यूशन करते हो, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स क्रिएट करते हो, डिस्पोजल्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट को डिस्पोज कैसे करते हो, वो भी तो देखना चाहिए। कुछ भी करो भाई, मदर नेचर को खराब नहीं करना है। हाँ सर, खराब तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, बट कम से कम मतलब लॉस हो मदर नेचर का। नेचर समझते हो ना सर, भगवान जो प्रकृति हमें दिया है यही तो हमारा भगवान है। हम लोग अलग अलग नाम लगा लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट मैं कुछ जेन्युइन बात बोलूं, सुबह उठ के अगर सूरज ना दिखे, कौन सा भगवान? हाँ सर, कौन सा गॉड? कोई नहीं आएगा। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए, कौन सा गॉड? अगर पानी ना मिले तो कौन सा गॉड? तो मतलब कहने का मतलब है जो नेचर है वही भगवान है। हम लोग अलग अलग नाम लगा के भगवान को ढूंढते हैं। ये मेरा मानना है कि एक्चुअली नेचर को ही पूजा करना चाहिए, लेकिन हम लोग नेचर को छोड़ के बाकी हर चीजों का पूजा करते हैं। क्या कभी सुबह उठ के हम लोग जो जिसके कारण हम लोग जीते हैं, कभी उनको कभी थैंक्स किए सर हम लोग कि भाई पानी तुम्हारे कारण मैं जीता हूं? क्या मेरा बात समझ में आ रहा है सर? ये सूरज भगवान या फिर जो भी हो, सन, आपके लिए मैं जीता हूं, ठीक है? अगर आप ना रहो तो मैं ना हूं, मैं नहीं, मतलब वो तू नहीं तो मैं नहीं। স্যার আমাদের বাড়িতে সূর্য মন্ত্র করে তো। ये सर करता है, बट आप बात को समझो। लेकिन लोग नेचर को प्रिजर्व करने के लिए क्या सच में थैंकफुल है? मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ, एक दो का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल सोसाइटी का बात कर रहा हूँ, कंट्री का बात कर रहा हूँ कि हम लोग अपने नेचर के प्रति कितना थैंक्सफुल है सर। क्या हम सच में ग्रेटिट्यूड देते हैं उनको? ग्रेटफुल है क्या सच में हम लोग? मतलब अगर कोई भगवान है, कोई ऊपर वाला है, तो मुझे लगता है नेचर है। तो वही यहाँ पर एनवायरनमेंट कह रहा है सर, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को ठीक करो, नहीं तो 2050 तक बोला जा रहा है कि सर इंडिया का ऑलरेडी मतलब कम से कम 10 सिटी डूब जाएगा। उसमें मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता भी है, ठीक है? कम से कम 10 सिटी डूब जाएगा सर, ऐसा कहा जा रहा है। खबर मिला आप लोगों को क्या? अरे नहीं मिला तो खबर करो। तो क्या समझ में आ रहा है सर एनवायरमेंटल एनालिसिस? प्लास्टिक यस सर। प्लास्टिक को लेके क्या खेल चल रहा है? अरे भाई प्लास्टिक को बैन करो ना, क्या दिमाग खराब करके रखा है? नहीं, प्लास्टिक से अच्छा खासा टैक्स आ जाता है, प्लास्टिक से सरकार को रोजगार हो जाता है। हाँ, कोलकाता में एक एरिया है, मैं फटाफट बताता हूँ आपको सर। ये देखो, कोलकाता में जाऊंगा सर, कहाँ पर? सॉल्ट लेक जाना है, जल्दी चलो सॉल्ट लेक, टाइम नहीं है। ये पूरा वर्ल्ड में दो ऐसा सिटी है, एक केनिया में है और एक कोलकाता में है। नेचुरल लेक्स, नेचुरल सॉल्टी लेक्स, दिखाई दे रहा है क्या? इसीलिए सॉल्ट लेक कहा जाता है सर। क्या आप लोगों को लेक दिख रहा है? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ये सर, ये देखो विधान नगर, दिस इज सॉल्ट लेक एक्चुअली। ये सॉल्ट लेक के बगल में ये लेक के कारण ही सॉल्ट लेक कहा जाता है। ये लेक का एक खासियत जान लो, मैं बाद में कभी आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में केस स्टडीज कर लूंगा। पूरा कोलकाता सिटी का जो वेस्टेज है ना सर, ये रिसाइकल कर देता है। पूरा कोलकाता सिटी का वेस्टेज, मतलब जो जिसको हम लोग बेसिकली जो घर का जो खाने पीने का जो भी वेस्टेज होता है ना, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, सब्जी वगैरह, जो भी मछली वगैरह जो भी हम लोग खाते हैं, वो सारा का सारा वेस्टेज को इस पानी में डाला जाता है। इसमें मछली पाला जाता है, फिश, ठीक है? और वो फिश इसको पूरा रिसाइकल कर सकता है, और सॉल्ट के कारण ये सारे के सारे चीज को ना डिसॉल्व कर देता है। गजब चीज है सर। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब लेक को बंद करके इसमें मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं सर, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं। ऑलरेडी ये सॉल्ट लेक न्यूटन में ऑलरेडी बहुत सारा लेक को बुझा के बंद करके बिल्डिंग बनाया गया। बट ये नेचर का कुदरती ऐसा भगवान का दिया हुआ, एक ऊपर वाला का दिया हुआ ऐसा जगह है जो पूरा का पूरा सिटी का वेस्टेज को रिसाइकल करने का ताकत रखता है। यूनाइटेड नेशन से एक टीम आया था और बोला था कि कोलकाता ऐसा गलती ना करो, ऐसा सुविधा किसी दूसरे सिटी को इंडिया में नहीं मिलता है, ना तो दिल्ली को, ना तो मुंबई को, ना तो किसी को मिलता है जो कोलकाता को रिसाइकल करने का मौका मिलता है। बाकी हर एक सिटी अपना मतलब डिस्पोजल्स को कहां डंप करेगा इसको लेके चिंता करता है, बट कोलकाता इज द ओनली सिटी इन इंडिया जहां पर एग्रीकल्चर होता है। पता है आप लोगों को?
सिटी में मतलब इतना बड़ा सिटी है, धापा का नाम सुने हो आप लोग? यस सर, ওখানে যে কোভিডের বডি ফেলে তো। अरे नहीं, वो कोविड बॉडी छोड़ो। धापा में एक्चुअली कोविड बॉडी के कारण नहीं, धापा एक्चुअली वेस्टेज को रखा जाता है उधर। और धापा में ना सर ऐसे एग्रीकल्चर भी होता है, ये एकदम साइंस सिटी के बगल में है। ये देखो डिस्पोजल्स ধাপার को, মাঠ বলে সেই ধাপার ये सर धापा मार्ट, हाँ सर ये देखो, देखा जाए ना सर, ये धापा मार्ट में सब सॉल्टी लेक्स है साइड साइड में, और इसको रिसाइकल करके यहीं पर एग्रीकल्चर होता है। गजब है सर, ये कोलकाता को ओनली मिलता है। ये कुदरती नेचुरल ये जो सुविधा है ना, ये सिर्फ कोलकाता को मिलता है, इंडिया में दूसरा किसी भी बड़े सिटी को ये सुविधा नहीं मिलता। आई एम नॉट जोकिंग, अगर चाहो तो आप सर्वे कर सकते हो। हाँ बोलो सर। এখানে নাকি কলিফ্লাওয়ার চাষ হয়। यस सर, एकदम कॉलीफ्लावर खेती होता है। थोड़ा सा विंटर सीजन आएगा ना अभी कुछ दिन बाद, देखना रास्ते में गाड़ी लाइन लगा के लोग कॉलीफ्लावर लेके जाएगा घर के लिए। ठीक है, पॉइंट सर कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को, वेस्ट ऑफ डिस्पोजल्स को कैसे मैनेज कर पाते हो, नेचर को प्रॉपरली रख के, ये डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको सोच पा रहे हो। ठीक है, मैं आपको बिजनेस रिगार्डिंग कुछ स्पेशल एक फैक्ट बताता हूँ। ये एक पूरा टेक्नोलॉजिकल ट्री इमेज है, ठीक है, कि जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत वाइटल है। सर किसी भी मोमेंट में मेरा लैपटॉप बंद हो सकता है, तो आप लोग रेडी रहना, कभी भी बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना सर, बिकॉज मैं बोला ना चार्ज का प्रॉब्लम है। ग्लोबल एनवायरनमेंट में आपको कुछ पॉइंट बहुत जरूरी देखना है, जैसे अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, मतलब जितना अच्छे से हम लोग इकोनॉमी को संभालेंगे, एनवायरनमेंट को संभालेंगे, उसका एक अकाउंटेबिलिटी देना पड़ता है। टेररिज्म को संभालना पड़ता है, श्रिंकिंग वर्ल्ड, ग्लोबल वार्मिंग, आप समझ रहे हो ना सर, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट के कारण देश को कैसे बना सकते हैं, फ्री ट्रेड, कल्चर, कैपिटलिज्म, मोनोपोली पावर, एनवायरनमेंट। इधर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, कम्युनिकेशंस, रिकॉग्निशंस, ट्रेड वर्सेस एड, हेल्प करना और उसके ऊपर बेस करके ट्रेड करना, आउटसोर्सिंग, बीपीओ का बात कर रहा है सर, ब्रांड बिल्ड करना, एक्सप्लॉयटेशन, ग्रोथ, पॉवर्टी, ये हर चीज डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर। जैसे जैसे बिजनेस को प्रॉपरली समझ पाएंगे, एनवायरनमेंट को समझ पाएंगे, तभी ग्लोबलाइज्ड एक बिजनेस सिस्टम बना सकते हैं। इसके बारे में चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। एक्सप्लॉयटेशन मतलब सिंपल बात है, मतलब तोड़ना, खत्म करना, मतलब किसी भी चीज को इतना भी खराब मत करो कि वो चीज फिर से तुम्हें ना मिले। सिंपल बात है, किसी को एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे हम लोग नेचर को एक्सप्लॉइट करते कि नहीं करते? नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं ना, एग्जैक्टली उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेचर को एक्सप्लॉइट ना करो सर। पेड़ काट के अपने घर में बहुत बड़ा बड़ा सिंहासन बन जाता है, मतलब लाइक चेयर्स वगैरह, बहुत कुछ, मैपल वुड, ये वुड, बहुत कुछ, लेकिन उसके बदले पेड़ लगाना भी चाहिए, और बिना पेड़ का हम लोग कुछ नहीं है। ठीक है, सोशल फैक्टर्स के ऊपर हाँ बोलो सर, कुछ बोल रहे हो? सर हमारे यहाँ लाटागुड़ी में हाथी के पैर का सीट बनता है सर। हाँ बस समझ जाओ अभी। हाथी को मार के उसके पैर से सीट बनाते हैं। अरे भाई जो मरा हाथी है उसका करो भाई, हाथी को मार के ना करो। इंसान इतना ग्रीडी हो गया है ना सर, ये ग्रीडी का इतना बड़ा फल चुकाना पड़ेगा। जो दिख रहा है आपको कोरोना में, अब सभी का सभी एनिमल्स बाहर घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग घर के अंदर है, फिर से बाहर निकलने का कोशिश कर रहे हैं। डोंट वरी, अक्टूबर में फिर से एक थर्ड वेव आ जाएगा। मजाक नहीं कर रहे हैं। जितना ज्यादा ये एनवायरनमेंट के साथ खराब करेंगे, वो एनवायरनमेंट हमें उतना ही, अरे न्यूटन का थर्ड लॉ मत भूलो सर। न्यूटन का थर्ड लॉ मत भूलो, प्रत्येक क्रिया समानुविपरीत प्रतिक्रिया। एग्जैक्टली सर, नेचर को जितना खराब करोगे वो उतना ही ऑपोजिट में उतना ही तुम्हें चोट पहुंचाएगा। लेकिन ये बात हम भी भूलते हैं, आप भी भूलते हैं, पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग पूरा भूल जाते हैं। यही प्रॉब्लम है सर। ठीक है, जो भी हो, मैं आपसे पेस्टल एनालिसिस तो किया, बट बहुत सारा बात मैं आज नहीं कर पाया आपसे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, जैसे सोशल फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आप बिजनेस में क्या डेवलपमेंट ला सकते हो। सर एक मैकडोनल्ड का केस स्टडीज था। मैकडोनल्ड रिमूव्ड सर्टेन काइंड्स ऑफ मीट फ्रॉम इट्स मेनू सो एज नॉट टू हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स। जैसे आप लोगों को पता है इंडिया में वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेरियन फूड्स या फिर बहुत सारा मीट वगैरह बैन है, मतलब यहाँ का सोसाइटी कल्चर में नहीं है। ठीक है, तो मैकडोनल्ड्स का कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता था जिसमें कुछ मीट्स, अलग अलग टाइप का मीट होता था, जो वो अपने मेनू से हटा दिया, क्योंकि इंडियन कल्चर को हर्ट नहीं करना चाहता, रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मसाला डोसा बर्गर, हमारे देश में बड़ा फेमस है। कल्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द पॉपुलेशन एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एज ए कंपनी दैट केयर्स फॉर इंडियन कंज्यूमर्स।
अगर किसी भी देश में जाके बिजनेस करना है तो उसका कल्चर को आपको क्या करना होगा, रेस्पेक्ट करना होगा। दूसरे कंट्री में जाके बिजनेस करो, जो भी करो, दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट करो। जो जब ये कल्चर को रेस्पेक्ट करना भूल जाते हैं ना, तभी दुश्मनी बढ़ता है और उसी से लड़ाई पैदा होता है, उसी से लड़ाई। अब ये लड़ाई नहीं लड़ना है, अब बिजनेस बनाना है, और बिजनेस के लिए एक दूसरे की कल्चर को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और सर देखो, हर कंट्री का अपना एक ना रूल्स रेगुलेशंस होता है, ये ना सर, मिडिल ईस्ट का अपना कुछ रूल्स होगा, मिडिल ईस्ट का अपना कुछ रूल्स होगा, यूरोपियन नेशंस का अपना कुछ रूल्स होगा, भारत का अपना कुछ रूल्स है, जो लैंड ऑफ लॉ है, आप समझ सकते हो ना, लॉ ऑफ लैंड। इस कंट्री का अपना कुछ है जो भूल गए हम लोग, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो इनको याद रखते हैं, तो उन्हें भी समझना पड़ता है कि भाई कैसे आप अपनी कंट्री का जो रूल्स है उसको, कल्चर्स को रेस्पेक्ट रखो। रेस्पेक्ट खुद का रखोगे तो दूसरा भी रेस्पेक्ट करेगा। तो जो भी हो, मैकडोनल्ड सोचा है तो इसलिए इसका बिजनेस भी इतना डेवलप किया है। तो इस तरह का मैटर्स आपको समझना पड़ सकता है सर, ठीक है। तो पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, आप जितना रेस्पेक्ट के साथ समझ पाओगे उतना अच्छा आप अपने बिजनेस को भी डेवलप कर पाओगे, ठीक है। तो ये था पेस्टल एनालिसिस। बाकी नोट्स तो सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो मुझे बताना। नेक्स्ट दिन मैं पेस्टल मैट्रिक्स के साथ भी आपके साथ और काफी सारा चर्चा है जो मैं अभी कर नहीं पाया, बिकॉज आज थोड़ा सा, मतलब आप समझ सकते हो, ये देखो मेरा खत्म होने को है और 15 मिनट भी बोल रहा है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा मैं कर पाऊंगा। ऐसे पेस्टल मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो, मैट्रिक्स मतलब एक ऐसे तरह से मैट्रिक्स को सजाया गया है। देखो सर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिक्स में क्या चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी होना चाहिए, एक ऐसा आइडियोलॉजी जो अपने मुद्दे पे बात करता है, 2-2 मिनट में अपना आदर्श नहीं भूलना चाहिए, है ना सर। पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी पे चलता है, 2-2 मिनट में आप अपना आइडियोलॉजी, कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ, जो बंगाल में दिखा। हाँ सर, इस बार वेस्ट बंगाल में कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, एक इंसान 4 बार पार्टी बदल रहा है, ठीक है, कभी इस पार्टी में था, कभी उस पार्टी में जा रहा है। मुकुल राय। अरे नाम मत लो यार तुम लोग, उफ। तुम लोग के समझने के लिए मैं एग्जाम्पल्स को ऐसे यूज करता हूं ताकि आप लोग समझ जाओ, बट आप नाम यूज मत करो, ठीक है। आप मेरा बात को समझो कि वो नेता नहीं है जिसका कोई आदर्श नहीं है, सीरियसली। दैट इज द रीजन कि लोगों को पहचानना सीखो। किसी के पीछे 50 लोग चलता है मतलब वो नेता नहीं बन जाता, नेता आदर्श से बनता है। हो सकता है कि उसके पीछे कोई ना भागे, हो सकता है कि उसके पीछे कोई ना आए, बट अगर वो आदर्शवान है तो फिर वो नेता है या नेत्री है। जिसका आदर्श नहीं है वो क्या नेता, चाहे कोई भी हो, नाम मत लेना प्लीज, छोड़ो, मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा। স্যার আমার মামাই আছে। अरे छोड़ो, हाँ क्या मामा क्या है? মামা স্যার এরকম করেছে। ইটাহার চেনেন স্যার, উত্তর দিনাজপুরে? हाँ हाँ, ওই ইটাহারের বিধায়ক ছিল, বিজেপিতে চলে গেছিল, এইবারে আবার চলে এসেছে তৃণমূলে। আমার নিজের चलो, মামা। अच्छा ठीक है। ओके, करंट एंड फ्यूचर टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। देश के अंदर जीएसटी का पॉलिसी, टैक्स का पॉलिसी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्रोसेसेस, कौन रेगुलेट कर रहा है, उसका क्या प्रोसेस है, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या चल रहा है। जैसे मैं आपको फार्म बिल के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा, ठीक है। हमें कंट्रोवर्सी नहीं करना है, फार्म बिल आता तो क्या होता, अगर नहीं आ रहा है या फिर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसके कारण क्या प्रॉब्लम है, और सच में क्या, सच में किसानों को प्रॉब्लम हो सकता है, मैं जेन्युइन डिस्कस करूंगा आप लोगों से, क्योंकि ये गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट है। गवर्नमेंट टर्म्स एंड चेंजेस, थ्रस्ट एरियाज एंड ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। इकोनॉमिकल में इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ट्रेंड्स, मैं आपको पूरा का पूरा भारत का स्टेट वाइज पर कैपिटा इनकम दिखा रहा था। मार्केट एंड ट्रेड साइकिल, स्पेसिफिक इंडस्ट्री फैक्टर्स, कस्टमर्स एंड यूजर्स ड्राइवर्स, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट्स, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब एक एक बात, एक एक पॉइंट है। स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग्स, जिस स्टेट में कंज्यूमर स्पेंडिंग्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है वो स्टेट ज्यादा डेवलप कर सकता है। सिमिलरली सोशल्स में एंड टेक्नोलॉजिकल में भी फैक्टर्स है। सोशल में लाइफस्टाइल ट्रेंड क्या है, पर्टिकुलर स्टेट का अलग अलग, स्टेट का अपना है। उड़िया उड़िया में चले जाओ, उड़ीसा में अलग है, बंगाल में अलग है, बिहार में अलग है। डेमोग्राफी, ठीक है, कहीं पर लड़का लोग ज्यादा है, कहीं बूढ़ा ज्यादा है, कहीं लड़की लोग ज्यादा है। साउथ में क्या है, केरला इज द ओनली स्टेट्स इन इंडिया जहां पर फीमेल पे मेल काउंट होता है, बाकी पूरा भारत में मेल पे फीमेल काउंट होता है। आप लोगों को पता है सर? हेलो, केरला इज द ओनली हाँ स्टेट्स सर। इन इंडिया जहां पर 1000 फीमेल सर का लैपटॉप बंद हो गया क्या?
নেটওয়ার্ক ইস্যু, ল্যাপটপ 40% চার্জ আছে। ল্যাপটপই বন্ধ হয়ে গেছে স্যার, রেড সিগন্যাল করছিল দেখিস। ওয়েট ফিউ মিনিটস, তারপর কেটে যাবে।